अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। लिसनर्स, आज मैं आपको इंस्पेक्टर तबीर हसन रिजवी की एक और सनसनीखेज तफ्तीशी कहानी कातिल शाह, बर्ची शाह और उत्तम सिंह उत्तू सुना रही हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको ज़रूर पसंद आएगी। इंसान का जहन ऐसा है कि माजी के बाज़ वाक़ियात जो कई दिनों पर फैले होते हैं फरामोश कर देता है, लेकिन बाज़ लम्हे ऐसे होते हैं जो जहन में नक्श हो जाते हैं, भुलाने की कोशिश के बावजूद भुलाए नहीं जा सकते। मेरी गुजरी हुई ज़िंदगी का वो लम्हा ऐसा ही था जब एक इश्तहारी डाकू ने चंद कदमों के फासले से मुझ पर पिस्तौल की गोली चलाई थी और इसके साथी ने दाएं तरफ से सिर्फ एक कदम दूर से मेरी गर्दन पर करपान तलवार का वार किया था। पिस्तौल की गोली मेरे इतने करीब से गुजरी कि मैंने इसका सन्नाटा ही ना सुना बल्कि इसकी हरारत भी जैसे महसूस की हो, और तलवार का वार मुझ पर बेखबरी में किया गया था। उसी जगह से गुजरा था वो भी जहाँ मेरी गर्दन थी, लेकिन सिर्फ एक सानिये कबल गैब के हाथ ने मेरी गर्दन वहाँ से हटा दी थी। ये एक मौजज़ा था। पूरे 40 साल गुजर गए हैं, मगर पिस्तौल की गोली का धमाका और सन्नाटा आज भी सुनाई देता है, और गोली की ही रफ्तार से तलवार मेरी आंखों के सामने से गुजरती दिखाई देती है। ये मशरकी पंजाब भारत का वाक़या है। अमृतसर और जालंधर के दरमियान जंडियाला ज़िला गुरु एक कस्बा है। जीटी रोड और रेलवे लाइन पर वाक़ ये कस्बा ज़िला अमृतसर में आता है। मैं उस वक्त सब इंस्पेक्टर था। मुझे ख़ास तौर पर इस थाने में भेजा गया था। मैं कायम मकाम में से जो था। दूसरा बड़ा थाना ब्यास था, ये भी ज़िला अमृतसर में है। तीसरा थाना करतारपुर में था जो ज़िला जालंधर में है। ब्यास थाने में मलिक जीबुल्ला असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर थे, जो पाकिस्तान में वज़ारत दाखिला के डिप्टी सेक्रेटरी फिर PIA के सिक्योरिटी ऑफिसर रहे हैं। करतारपुर थाने में नज़ीर अहमद रिजवी मरहूम सब इंस्पेक्टर थे, जो पाकिस्तान में सेंट्रल इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर रहकर रिटायर्ड हुए। वो मार्च 1977 में वफ़ात पा गए थे। मुकदमात और तफ्तीश वगैरह के सिलसिले में हम तीनों की मुलाकातें होती रहती थीं। कहानी तो मुझे अपने थाने जंडियाला की सुनानी है। इन थानों का जिक्र इसलिए किया है कि आप पर वाज़ेह हो जाए कि ये थाने जुराइम और तफ्तीश के लिहाज से किस कदर ख़तरनाक इलाके में थे और ख़तरे क्या थे। इस इलाके को दोआबा कहते हैं। इससे मुल्हिक ज़िला फ़िरोज़पुर का इलाका मालवा कहलाता है। इन इलाकों में एक तो जुराइम पेशा अफराद की बहुतात थी, जिनमें नामी गिरामी डाकू और रहज़न भी थे। ये सब सिख थे। जुराइम इनका आबाई पेशा था। इनकी सरकूबी बड़ी ही दुश्वार थी। अंग्रेज़ी हुकूमत भी इनसे आजिज़ आ गई थी। इनकी गिरफ्तारी इस वजह से नामुमकिन हुई थी कि देहात के लोग इन्हें छुपने और पुलिस के घेरे से बच निकलने में मदद देते थे। पुलिस के मुखबिर दोगली मखबरी करते थे। पुलिस को सही इतला देते कि फ़लाँ इश्तहारी डकैत इस वक्त फ़लाँ गाँव में है, और उधर उस डकैत को बता देते थे कि पुलिस आ रही है। गाँव के लोग एक तो उनसे डरते, उन्हें पनाह और मदद देते थे। दूसरे ये कि ये डकैत पूरे गांव की हिफाजत की जिम्मेदारी अपने सर लिए रखते थे। ये जुराइम पेशा लोग गांव वालों के साथ दोस्ताना मरासिम रखते थे, किसी से छेड़छाड़ नहीं करते थे। दोआबा और मालवा के इलाकों में लाकानूनियत की एक वजह और भी थी, जिसने पुलिस की मुश्किलात और मसाइल में इजाफा कर दिया था। ये रूस के तरबियत याफ्ता दहशत पसंद सिख थे, जो बब्बर अकाली दल दहशत पसंद कहलाते थे। इनका ताल्लुक माहिलपुर ज़िला होशियारपुर के खुफिया गिरोह से था, जिसे मास्को में ट्रेनिंग दी गई थी। अंग्रेज़ों ने इन्हें गदर टीज़ का नाम दिया था। इस लफ्ज़ का ताल्लुक गदर से है, यानी गदर बपा करने वाले। 1914 में कामा घाटा मारू नामी बहरी जहाज़ से दहशत पसंदों की पहली टोली रूस से ट्रेनिंग हासिल करके हिंदुस्तान में दाखिल हुई थी। बाबा मोहन सिंह भकना, सरदार सोहन सिंह जोश और सरदार सिंह छीना ज़बरदस्त इनकलाबी थे। इन इलाकों में इन दहशत पसंदों ने पुलिस का नाक में दम कर रखा था।
इन दहशत पसंद सिखों को दरबार अमृतसर में पनाह मिलती थी और गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी इनकी पुष्टपनाही करती थी। इन जुर्म पेशा अफराद की गिरफ्तारी में एक रुकावट ये भी थी कि ये हिंदुओं की सियासी पार्टी कांग्रेस के सरगर्म रुकन थे। यहाँ ये बता देना ज़रूरी समझता हूँ कि कांग्रेस के लीडर महात्मा गांधी, पंडित नेहरू वगैरह हमेशा ये दावा करते हैं कि कांग्रेस हिंदुस्तान की तमाम कौमों बशमूलियत मुसलमान की नुमाइंदा पार्टी है। हकीकत यह है कि जुर्म पेशा सिख और नामी गिरामी डाकू इस पार्टी के मेंबर और ज़मीन दोस्त कारकुन थे। कांग्रेस के लीडर इनकी पर्दापोशी और पुष्टपनाही करते थे। 1947 में मशरकी पंजाब में मुसलमानों का जो कत्लेआम किया गया और मुसलमान लड़कियों को जो अगवा किया गया था, इस क़यादत की इन्हीं जुर्म पेशा सिखों ने की थी। आपको मालूम होगा कि हिंदुस्तान के दूसरे इलाकों में से जो मुसलमान कुनबे बजरिया रेलगाड़ी हिजरत करके पाकिस्तान को रवाना हुए थे, इनमें से बेशतर रेलगाड़ियां थाना ब्यास के इलाके में रोककर महाजरीन को काट दिया गया था। ये इंतज़ाम ब्यास थाने का था। वहाँ गाड़ियाँ रोकने और कत्लो गारत करने के लिए जत्थों का बंदोबस्त होता था। 1937 में इस इलाके के खतरात उरूज पर थे। उस वक्त अमृतसर का डिप्टी कमिश्नर ए मैकडॉनल्ड था, जो तश्कील पाकिस्तान के वक्त पंजाब गवर्नमेंट का होम सेक्रेटरी था। एसपी जे डंट था। डीएसपी एक मुसलमान था जिनका नाम सैयद नूर हुसैन शाह है। इनके मुतालिक ये बताना बेमहल न होगा कि इनकी दयानतदारी, अहलियत और काबिलियत की मिसालें दी जाया करती थीं। आज इनकी उम्र 90 साल होने को है। सिविल लाइंस जेहलम में रिहाइश पजीर हैं। इनकी बेगम फौत हो चुकी हैं। इनका एक ही बेटा डॉक्टर सैयद ज़हूर हुसैन शाह MSc PhD था, वो भी इंतकाल कर गया है। सैयद नूर हुसैन शाह तन्हा रहते हैं। उन्होंने बिल्लियां पाल रखी हैं, इसीलिए वो जेहलम में बिल्लियों वाले शाह के नाम से मशहूर हैं। जिन दिनों का मैं वाक़या सुना रहा हूँ, झंडियाला गुरु थाने के इलाके में उत्तम सिंह उर्फ उत्तू इश्तहारी मुजरिम था। वो हर तरह के संगीन जुर्म करता था। डकैती और रस्सागिरी यानी कि मवेशियों की चोरी का माहिर था। वो झंडियाला से 10-12 मील दूर एक गांव तरसका का रहने वाला था। पुलिस ने इसकी गिरफ्तारी के लिए बहुत छापे मारे थे। वो बाज़ औक़ात घेरे में भी आ जाता था, मगर निकल जाता था। वो सिख था और तमाम तर आबादी सिखों की थी। मुसलमान बहुत ही थोड़े थे, जो थे वो कमीन कहलाते थे। उत्तम सिंह कांग्रेस का सरगर्म रुकन था, इसलिए उसे कांग्रेसी लीडरों और दरबार अमृतसर की मदद हासिल रहती थी। सिखों की गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी उसके इशारे पर नाचती थी। मुझसे पहले झंडियाला थाने का SHO सियालकोट के किसी गांव का रहने वाला सब इंस्पेक्टर मोहम्मद खान था। उसने उत्तम सिंह को पकड़ने के लिए बहुत छापे मारे थे, मगर वो निकल जाता था। ऐसे ही एक छापे में खुद मोहम्मद खान उत्तम सिंह के घेरे में आ गया। पुलिस पार्टी की नफरी कम और उत्तम सिंह के साथी ज़्यादा थे। दोनों तरफ से गोलियां चलती रहीं, जानी नुकसान ना हुआ। उत्तम सिंह और उसके साथियों ने मोहम्मद खान और उसके कांस्टेबलों को पकड़ लिया। सबको खूब ज़दोकोब किया। मोहम्मद खान को उत्तम सिंह ने अपने साथियों की मदद से इस कदर मारा पीटा कि उसे वो मुर्दा समझकर फेंक गए। इसे जब अस्पताल ले जाया गया तो उसकी जान न जाने कहाँ अटकी हुई थी। अल्लाह ने उस पर करम किया और वो बच गया। इसके बाद अंग्रेज़ डिप्टी कमिश्नर मैकडॉनल्ड, अंग्रेज़ SP डंट और मुसलमान DSP सैयद नूर हुसैन शाह ने बाहम मशवरा करके मुझे झंडियाला थाने में कायम मकाम SHO बनाकर भेज दिया। मालूम नहीं इन्हें मुझ में वो कौन सी खूबी नज़र आई जिससे उन्होंने ये जानलेवा इम्तहान मेरे सर डाल दिया। मेरा काम सिर्फ उत्तम सिंह को ही पकड़ना नहीं था, दूसरी वारदातें भी होती रहती थीं। वो जांगली सिखों का इलाका था। कानून से डरना इनके यहाँ बहुत बड़ी बुज़दिली समझा जाता था। इन आए दिन की वारदातों की तफ्तीश भी करनी होती थी। इन अफसरों ने ख़ास तौर पर कहा कि उत्तम सिंह को पकड़ना है। मैंने थाने का चार्ज लेते ही उत्तम सिंह की गिरफ्तारी की कोशिशें शुरू कर दीं। हर गांव में अपने मुखबिर मौजूद थे। इनके अलावा हर गांव में सरकार के अपने 4 अफराद होते थे, एक नंबरदार, दूसरा जेलदार, तीसरा चौकीदार और चौथा सफ़ेद पोश। इतला मिली
कि उत्तम सिंह अपने गांव या फला जगह मौजूद है। मैं बड़ी तैयारियों से पुलिस पार्टी साथ ले जाकर छापा मारता, मगर वो जा चुका होता या घेरे में आने से पहले ही निकल जाता। मुझे पूरी तरह एहसास था कि उत्तू आसानी से ये गोली चलाए और गोली खाए बगैर नहीं पकड़ा जा सकता। मैं हर छापे में खासा एमुनेशन साथ ले जाया करता था। मुझे अपनी जान जाने का खतरा भी नजर आता था, जिसके लिए मैं तैयार था। लेकिन मुखबिर जो पुलिस के थे और उत्तम सिंह के लिए भी काम करते थे, सरकार के ये चारों आदमी, नंबरदार वगैरह, जो अंग्रेजों के जर खरीद गुलाम भी थे और थानेदारों के आगे बिच बिच जाया करते थे, वक्त आने पर उत्तम सिंह की मदद करते थे। ये सब सिख थे। इस यकीन के बावजूद कि ये लोग इसकी मदद करते हैं, इन्हें पकड़ा नहीं जा सकता था क्योंकि सबूत नहीं मिलता था। मेरा हर छापा नाकाम रहा तो मैं मायूस हो गया। ये मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। मैं शिकस्त तस्लीम नहीं करना चाहता था। एक रात इस मसले पर सोचते सोचते मेरी आंख लग गई। रात शायद आधी गुजर गई थी कि मुझे जगाया गया। एक सिख मिलने आया था। मैं समझा कि किसी नई वारदात की रिपोर्ट आई है, मगर वो मुझे उत्तम सिंह के मुतालिक कुछ बताने आया था। इस सिख ने अपना नाम मंगल सिंह बताया। उम्र 50 के लगभग थी। तरसका का रहने वाला जमींदार था। उत्तम सिंह भी इसी गांव का रहने वाला था। उसने कहा कि उत्तू को गिरफ्तार करना मुमकिन नहीं। इसने वही वजूहात बताई जो मैं आपको बता चुका हूँ। उसने कहा कि उत्तू की गिरफ्तारी में वो मेरी मदद करेगा और जिस रात वो अपने घर में सोया होगा, वो मुझे इस तरह इतला देगा कि किसी को पता नहीं चल सकेगा। मंगल सिंह की बातों और अंदाज से पता चलता था कि वो इस पेशकश में मुखलिस है, लेकिन पुलिस वाले किसी की बातों से ज़रा कम ही मुतासिर हुआ करते हैं। मैंने अपने तौर पर उसकी असल नीयत मालूम करने के लिए सवालों जवाब किए। इनसे मुझे यकीन सा हो गया कि ये शख्स दयानतदार है। इश्तहारी मुजरिमों की गिरफ्तारी के लिए हमारे पास एक सीक्रेट खुफिया फंड हुआ करता था। मैंने मंगल सिंह को इस फंड में से 500 रुपये पेश किए। इस दौर के 500 रुपये आज के 5000 रुपये के बराबर थे। मंगल सिंह ने इतनी कसी रकम कबूल न की। कहने लगा कि वो इनाम के लालच से नहीं, बल्कि अपना फ़र्ज पूरा करने आया है, और ये वादा करके चला गया कि वो उत्तू की खबर देगा। मैं शिशुपन में पड़ गया। कभी ख्याल आता कि ये शख्स काबिल एतमाद है, मगर ये सोचकर कि ये भी सिख है और उत्तम सिंह के गांव का ही रहने वाला है, मैं ये खतरा महसूस करने लगता कि ये कोई जाल है जिसमें मुझे फांसा जा रहा है। मैंने मुखबिरों से और मंगल सिंह से, गांव के सरकारी अफराद से इसके मुतालिक खुफिया तहकीकात की। इंकशाफ हुआ कि मंगल की उम्र तो 50 साल है, लेकिन इसकी बीवी नौजवान है और खूबसूरत। उत्तम सिंह इसकी बीवी के साथ दोस्ती करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो इसके हाथ नहीं आ रही। इन सब ने बताया कि मंगल सिंह को उत्तम सिंह की नीयत और कोशिशों का इल्म है, लेकिन वो उत्तम सिंह से डरता है, इसलिए बोलता नहीं। उत्तम सिंह लड़की को रास्ते में रोकता था, तोहफे पेश करता था और काबिल एतराज़ हरकतें भी करता रहता था। मैंने ये बात सुनी तो मैं समझ गया कि उत्तम सिंह के खिलाफ मंगल सिंह ने मुझे जो पेशकश की है, इसमें कोई धोखा नहीं, वो इंतकामी कार्रवाई कर रहा था। मुझे एक और ड्रामा नजर आने लगा। बूढ़े आदमी की नौजवान और खूबसूरत बीवी खूनी ड्रामों को जन्म दिया करती है। मुझे अब इस रिपोर्ट का इंतज़ार रहने लगा कि मंगल सिंह आएगा और कहेगा कि इसकी बीवी को उत्तू अगवा करके ले गया है या इसकी बीवी उत्तू के साथ भाग गई है। यह भी मुमकिन था कि मुझे मंगल सिंह के कत्ल की रिपोर्ट मिले और ये इन जुराइम की फहरिस्त में इजाफा होगा जिनमें उत्तम सिंह उर्फ उत्तू मतलूब था और इसे गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही थी। कोई एक माह गुजर गया। निफ्ट शब के ज़रा देर बाद मुझे जगाया गया कि मंगल सिंह मिलने आया है। सर्दी कड़ाके की थी। वो कंबल में लिपटा हुआ था। उसके बोलने से पहले मेरे होठों तक ये सवाल आ गया, तुम्हारी बीवी लापता हो गई है? मगर वो मुझसे पहले बोल पड़ा। कहने लगा, उत्तू आज रात अपने घर में सोया हुआ है। इसके साथ मालवे का एक मशहूर डकैत भी है। मुझे इस डकैत का नाम याद नहीं रहा। वो उत्तम सिंह का गहरा दोस्त था। आप अभी छापा मारें, मंगल सिंह ने कहा, लेकिन ये न पता चले कि मुखबिरी मैंने की है। उसने ये बताया, मेरे मकान की छत से उत्तू का दरवाज़ा नजर आता है। मैं अपने भाई को लिहाफ उड़ाकर छत पर ऐसी जगह लिटा कर आया हूँ जहाँ से वो उत्तू के दरवाजे पर नज़र रखे हुए है। आप जल्दी पहुँचें।
اور وہ چلا گیا۔ منگل سنگھ نشے کی حالت میں تھا، خاصی پیے ہوئے تھا۔ اس سے مجھے شک ہوا کہ معاملہ گڑبڑ ہے، لیکن مجھے خطرہ مول لینا ہی تھا۔ گڑبڑ بھی ہو سکتی تھی اور یہ خبر صحیح بھی ہو سکتی تھی۔ مجھے فوراً فیصلہ کرنا تھا اور چھاپا مارنے کی صورت میں فوراً روانہ ہونا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ اشتہاری مجرم اور ڈکیت جہاں رات گزارتے ہیں وہاں سورج نکلنے کا انتظار نہیں کرتے، پو پھٹنے سے پہلے نکل جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ میرے پاس سوچنے کا بھی وقت نہیں تھا۔ مجھے پو پھٹنے سے پہلے ترسکا پہنچنا تھا۔ فاصلہ 10 میل کا تھا اور ہمارے پاس کوئی تیز رفتار ٹرانسپورٹ نہیں تھی۔ رات سخت سرد تھی۔ میں نے خطرہ مول لینے کا فیصلہ کر لیا۔ فوراً 8-10 کانسٹیبل تیار کیے۔ ان میں 2 ڈیٹیکٹو کانسٹیبل تھے جن کے پاس سرکاری سائیکلیں تھیں۔ ان سائیکلوں کے ٹائر ہوا والے نہیں بلکہ ٹھوس ہوا کرتے تھے۔ باقی کانسٹیبلوں کے پاس اپنی سائیکلیں تھیں یا سائیکلیں مانگ لی گئیں۔ میرا ASI اجاگر سنگھ تھا اور ہیڈ کانسٹیبل محمد امین جو پاکستان میں آ کر ریٹائر ہوا تھا۔ میرے پاس اور ASI اجاگر سنگھ کے پاس ریوالور تھے، باقی سب کے پاس رائفلیں تھیں۔ یہ 410 بور کی مسکٹ تھیں جن کے کارتوسوں میں چھرے ہوتے تھے۔ اندھیرے میں ہدف کی طرف نالی کر کے فائر کر دو تو کچھ چھرے سے لگ ہی جاتے تھے۔ میں اس پارٹی کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ میں نے اتم سنگھ کا گھر دیکھ رکھا تھا۔ مجھے اچھی طرح معلوم تھا کہ بڑا دروازہ کدھر ہے اور مکان کے اطراف میں گلیاں کیسی ہیں۔ اس مکان کا صحن وسیع تھا اور آگے رہائشی کمرے تھے۔ صحن کی دیوار اچھے قد کے آدمی سے ذرا اونچی تھی۔ ہمیں مکمل خاموشی اختیار کرنی تھی۔ ذرا سی آہٹ اتو کو یا اس کے کسی مخبر کو بیدار کر سکتی تھی۔ ہم سب نے فلیٹ شوز پہن رکھے تھے تاکہ آہٹ پیدا نہ ہو۔ سحر کے 3 بج رہے تھے جب ہم ترسکا پہنچ گئے۔ خاصا بڑا گاؤں تھا۔ ہم نے سائیکلیں ایک جگہ رکھ دیں۔ منگل سنگھ آ گیا۔ اس کی رہنمائی میں ہم اتم سنگھ کی گلی میں گئے۔ اس کا بھائی چھت پر لحاف اوڑھے لیٹا ہوا تھا۔ اس کی اطلاع کے مطابق اتم سنگھ اپنے ڈکیت دوست کے ساتھ اندر ہی تھا۔ عجیب بات یہ ہوئی کہ گاؤں کا کوئی کتا نہیں بھونکا۔ کتا گاؤں کا لازمی جزو ہوتا ہے۔ گاؤں میں کوئی داخل ہو تو کتے ضرور بھونکتے ہیں، لیکن ترسکا کے کتے اس رات نہ جانے کیوں خاموش تھے۔ یہ میرے لیے اچھا شگون تھا۔ ASI اجاگر سنگھ نے مجھے مشورہ دیا کہ گاؤں کے ذیلدار، نمبردار، سفید پوش اور چوکیدار کو بلا لیا جائے۔ یہ سرکاری حیثیت کے افراد تھے۔ چھاپے اور تلاشی کے وقت ان کی حاضری ضروری سمجھی جاتی تھی۔ اتنے بڑے چھاپے میں تو ان کا موجود ہونا اور زیادہ ضروری تھا۔ اجاگر سنگھ نے مشورہ اچھا دیا تھا۔ گواہوں کی حیثیت سے انہیں ساتھ ہونا چاہیے تھا۔ مجھے خطرہ یہ نظر آ رہا تھا کہ انہیں جگانے اور بلانے میں اتم سنگھ بیدار ہو جائے گا۔ میں اسے بے خبری میں پکڑنا چاہتا تھا۔ تاہم آدمی بھیج کر انہیں بلایا گیا اور انہیں خاموش رہنے کی ہدایت کی گئی۔ وہ چاروں سکھ تھے۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ وہ اتم سنگھ کے ہمدرد تھے۔ ان کے مشوروں سے میرا شک پختہ ہو گیا، لیکن میں ان کے مشوروں کو قبول نہیں کر رہا تھا۔ منگل سنگھ ان چاروں کے آنے سے پہلے ہی وہاں سے غائب ہو گیا تھا تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ مخبری کس نے کی ہے۔ میں نے اتم سنگھ کے دروازے کو ہاتھ لگایا تو یہ اندر سے بند تھا۔ ہیڈ کانسٹیبل محمد امین دلیر آدمی تھا۔ اس نے اپنی رائفل کا سلنگ اپنے کندھے میں ڈالا اور چوکیدار کو دیوار کے ساتھ جھکا کر اس کی پیٹھ پر چڑھ گیا۔ وہاں سے اس نے دیوار پھلانگی۔ دبے پاؤں صحن میں اتر کر اندر سے صحن کا دروازہ کھول دیا۔ میں نے کانسٹیبلوں سے مکان کا محاصرہ کرا رکھا تھا۔ میرے ساتھ اجاگر سنگھ، ASI اور محمد امین تھے اور چاروں سرکاری افراد۔ میں صحن میں داخل ہوا، کمرے کے دروازے تک گیا۔ یہ اندر سے بند تھا۔ میں نے نمبردار کے کان میں کہا، اتو کو آواز دو۔ میرے دائیں ہاتھ میں ریوالور اور بائیں ہاتھ میں لمبی ٹارچ تھی جس کی روشنی بہت تیز تھی۔ نمبردار نے آواز دی، او پیارا سنگھ۔ اتم سنگھ کا چھوٹا بھائی تھا۔ پیارا سنگھ دروازے کے ساتھ ہی سویا ہوا تھا۔ 2-3 آوازوں پر اس نے دروازہ کھول دیا۔ کمرے میں لالٹین جل رہی تھی جس کا آدھا شیشہ کالا ہو گیا تھا۔ میں نے ٹارچ کی روشنی میں دیکھا کہ دروازہ کھولنے والا 14-15 سال کی عمر کا لڑکا تھا جس کے بال کھلے ہوئے تھے۔ پہلے تو شک ہوا کہ لڑکی ہے، لیکن اس گھر میں کوئی عورت نہیں تھی۔
प्यारा सिंह हैरत ज़दा होकर एक तरफ हो गया। मैंने दहलीज से दायां पाँव अंदर किया। मेरी टार्च जल रही थी। कमरे के कोने में एक चारपाई से एक आदमी जस्त लगाकर उठा। वो कवि हकेल सिख था। उसके हाथ में देसी साख्त का पिस्तौल था। ये रिवॉल्वर नहीं था। आपको फ़र्क बता दूं, पिस्तौल से एक गोली फायर होती है तो इसमें दूसरी गोली डाली जाती है। रिवॉल्वर का सिलेंडर होता है जिसमें 6 गोलियां होती हैं। एक फायर करो तो सिलेंडर खुद घूमकर दूसरी गोली नाली में ले आता है। मैंने इस कवि हकेल सिख को देखा। यही उत्तम सिंह उर्फ उत्तू था। मैं ये न देख सका कि इसका डकैत दोस्त कहाँ है। मैंने कहा कि उत्तम सिंह, मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूँ। मुझे गिरफ्तार करने वाला अभी पैदा नहीं हुआ, उसने पंजाबी जबान में कहा और गाली भी दी। मैं अभी दहलीज पर ही खड़ा था। उत्तम सिंह के पिस्तौल ने शोला उगला। गोली मेरे चेहरे के इतने करीब से गुजरी कि मैंने करीब से गुजरते हुए उसका सीटी नुमा सन्नाटा सुना और जैसे इसकी हरारत भी महसूस की हो। गोली दरवाजे के किवाड़ में लगी। ऐसे तजुर्बेकार जुराइम पेशा का निशाना बिल्कुल सही होना चाहिए था, मगर इसकी आंखों में मेरे टार्च की रोशनी पड़ रही थी। मैंने जवाब में फौरन गोली न चलाई, क्योंकि मैं उसे जिंदा पकड़ने का इरादा किए हुए था। मुझे मालूम था कि इसका पिस्तौल अब दूसरी गोली फायर नहीं कर सकेगा और वो दूसरी गोली डालने लगेगा तो मैं इसे दबोच लूँगा। लेकिन उसने पिस्तौल फेंककर करीब ही रखी हुई एक बर्छी उठा ली। इसे बल्लम भी कहते हैं और नेज़ा भी। मेरे और उसके दरमियान फासला चंद कदमों का था। मैं उसकी बर्छी से नहीं बच सकता था। उसने मेरी तरफ जस्ट लगाई, तब मैंने उस पर रिवॉल्वर का फायर किया। वो फौरन गिर पड़ा। मुझे बिल्कुल तवक्को नहीं थी कि वो एक ही गोली से गिर पड़ेगा, बल्कि ये तवक्को थी कि वो गोली खाकर मुझ पर बर्छी का वार करेगा। एक गोली से कोई इंसान इतनी जल्दी नहीं मरा करता। लेकिन उत्तम सिंह गिरा और बेहिस हो गया। अचानक मेरे अकब से किसी ने मेरी गर्दन पर एक हाथ और दूसरा मेरे कंधे पर रखा और मुझे इतनी जोर से पीछे को घसीटा कि मैं पीछे जा पड़ा। मैं समझा कि ये गांव के उन 4 सरकारी अफराद में से हैं जिन्होंने उत्तम सिंह की मदद के लिए मुझे गिराया है। लेकिन मैंने गिरते गिरते देखा कि एक कृपान, वो तलवार जो सिख अपने साथ रखते थे, सन्नाटे से गुजर गई है। मुझे पीछे गिराने वाला मेरा एएसआई उजागर सिंह था। इसने मुझे तलवार के भरपूर वार से बचा लिया था। ये तलवार उत्तम सिंह के दोस्त डकैत ने मेरी गर्दन पर चलाई थी। वो मुझसे 2 कदम दूर किवाड़ के पीछे ना होता तो मैं आपको ये कहानी सुनाने के लिए जिंदा ना होता। मेरे उठने से पहले ही उजागर सिंह ने आगे बढ़कर रिवॉल्वर की नाल इस डकैत के आगे कर दी और इसके हाथ से तलवार लेकर उसे हथकड़ी लगा दी। इस वक्त से जब मैंने उत्तम सिंह को पिस्तौल हाथ में लिए खड़े देखा था और उसके दोस्त से तलवार लेकर हथकड़ी लगाने तक सिर्फ चंद सेकंड गुजरे थे। ये सारे वाकयात यूं हो गए जैसे बिजली चमकी हो। उत्तम सिंह को देखा तो वो मर चुका था। इसके दिल के मकाम से खून बह रहा था। मैं समझ गया कि वो गोली लगते ही क्यों मर गया है। गोली उसके दिल में उतर गई थी। बाद में पोस्टमार्टम हुआ तो गोली उसके दिल से निकली थी। खामोश गांव में 2 गोलियों के धमाकों ने जलजला बर्पा कर दिया। मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहा था कि मेरा छापा कामयाब रहा है और मैंने वो मुहिम सर कर ली है जिसके लिए मुझे इस थाने में भेजा गया था। मगर मेरे बेमो-गुमान में भी नहीं था कि इस मुहिम का एक और मरहला भी है जो गोलियों के धमाकों के बाद शुरू हुआ है। हुआ यूं कि गोलियां चली तो सारा गांव बेदार हो गया। इन्हें पता चल गया कि गोलियां उत्तम सिंह के घर में चली हैं और गांव में पुलिस है। गांव के तकरीबन तमाम मर्द बर्छियां, किरपानें, कुल्हाड़ियां, छुइयां और बाज बंदूकें लेकर उत्तम सिंह के घर पर टूट पड़े। मेरे कांस्टेबल गोलियों की आवाज़ पर पहले ही उत्तम सिंह के मकान के सहन में आ गए थे। सिखों का हिजूम मकान के सामने जमा हो गया। कुछ लोग सहन में भी आ गए। मैंने उत्तम सिंह की लाश सहन में रखवा दी थी। उसके दोस्त को हथकड़ी में उसके साथ खड़ा कर दिया। मैं, उजागर सिंह, मोहम्मद अमीन लाश के साथ नीम दायरे में खड़े हो गए। कांस्टेबलों को भी अपने साथ रखा। हिजूम नारे लगाने लगा, खून का बदला खून, सत श्री अकाल, वागरू की फतह, उत्तू के कातिल को कत्ल कर दो। हिजूम बिफरा हुआ था। ये वो जांगली सिख थे जो एक काम पहले करते और सोचते बाद में हैं। मुझे तवक्को थी कि वो किसी भी किस्म की संगीन कार्रवाई से गुरेज नहीं करेंगे।
میں نے اس کی پیشبندی یہ کی کہ ذیلدار، نمبردار، سفید پوش اور چوکیدار کو لاش کے ساتھ یوں کھڑا کر دیا کہ ان کے منہ ہجوم کی طرف تھے۔ ان چاروں کے پیچھے اتو کی لاش تھی اور لاش کے ساتھ میری پولیس پارٹی کھڑی تھی۔ میں نے ہجوم سے مخاطب ہو کر کہا، اگر تم لوگوں نے کوئی غیر قانونی حرکت کی تو دیکھ لو، ہمارے پاس ریوالور اور رائفلیں ہیں۔ میں سب سے پہلے تمہارے ان 4 آدمیوں کو ختم کروں گا، پھر تم میں سے کسی کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ میں نے ان چاروں کو یرغمال بنا لیا اور ڈھال بھی۔ وہ بے شک سرکاری حیثیت کے افراد تھے، لیکن یہ اسی گاؤں کے رہنے والے تھے۔ گاؤں کا کوئی آدمی نہیں چاہتا تھا کہ ان چاروں میں سے کوئی ایک بھی مارا جائے۔ میں نے ہجوم سے کہا کہ صحن سے باہر نکل جاؤ ورنہ میں گولی چلا دوں گا۔ ان چاروں افراد نے بھی ہجوم سے کہا کہ سب باہر چلے جائیں۔ ہجوم باہر نکل گیا مگر دروازے کے سامنے سے نہ ہٹا۔ باہر کا منظر خوفناک تھا، اتنا بڑا ہجوم، اور یہ ہجوم اتم سنگھ کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے بفرا ہوا تھا۔ ہمارے لیے باہر نکلنا خودکشی کے برابر تھا۔ پھر ہجوم نے لاش کا مطالبہ کر دیا۔ سکھ لاش مانگ رہے تھے۔ میرے پاس کوئی ایسا ذریعہ نہ تھا جس سے میں امرتسر پولیس ہیڈ کوارٹر کو اطلاع دیتا۔ کمک ملے بغیر ہمارا وہاں سے زندہ نکلنا ممکن نظر نہیں آتا تھا۔ وہاں سے امرتسر 25-30 میل دور تھا۔ صبح طلوع ہو چکی تھی۔ اپنے تھانے کے علاقے سے مجھے پوری واقفیت حاصل تھی۔ مجھے یاد آیا کہ اس گاؤں سے 2 میل دور نہر ہے اور وہاں نہری محکمے کے SDO کا دفتر ہے۔ اس دفتر میں امرتسر کے ساتھ ٹیلی گرافک رابطہ تھا۔ وہاں سے امرتسر پولیس ہیڈ کوارٹر کو اطلاع دی جا سکتی تھی، مگر سوال یہ تھا کہ SDO کے دفتر تک جائے کون اور کس طرح جائے۔ اس موقع پر ہیڈ کانسٹیبل امین نے خطرہ مول لیا۔ اس نے اتم سنگھ کے مکان کے پچھواڑے والی دیوار میں اندر سے نقب لگائی اور اتنا سوراخ کر لیا جس میں سے وہ رینگ کر باہر نکل سکتا تھا۔ سکھوں کا ہجوم مکان کے سامنے جمع تھا۔ محمد امین نے سوراخ میں سے باہر دیکھا۔ صبح کی روشنی پھیل چکی تھی۔ محمد امین کو باہر کوئی نظر نہ آیا۔ وہ باہر نکل گیا۔ وہ سائیکل نہ لے سکا کیونکہ سائیکلیں ایسی جگہ پڑی تھیں جہاں محمد امین سب کو نظر آ سکتا تھا۔ وہ دوڑ پڑا۔ یہ مجھے بعد میں پتہ چلا تھا کہ محمد امین نے 2 میل کی دوڑ لگائی تھی۔ مجھے اس وقت جب میں پارٹی کے ساتھ سینکڑوں سکھوں کے محاصرے میں اتم سنگھ کے گھر میں کھڑا تھا، یہی توقع تھی کہ میرا اتنا دلیر اور مسلمان ہیڈ کانسٹیبل سکھوں کے ہاتھوں مارا جائے گا یا مارا جا چکا ہوگا۔ ایسے گاؤں میں سے کسی کی نظروں سے بچ کر نکلنا جہاں کا بچہ بچہ قتل و غارت گری پر آمادہ تھا، ممکن ہی نہیں تھا۔ وقت کی رفتار بڑی ہی سست ہو گئی تھی۔ میں نے ذیلدار، نمبردار، سفید پوش اور چوکیدار کو یرغمال بنا کر اپنے سامنے کھڑا کیے رکھا۔ باہر ہجوم نعرے لگا رہا تھا، پولیس کو گالیاں دے رہا تھا اور مجھے للکار رہا تھا۔ ہجوم کا غصہ بڑھتا جا رہا تھا۔ 2 گھنٹے گزر گئے جو 2 دنوں سے زیادہ لمبے تھے۔ مجھے موٹر گاڑی کا ہارن سنائی دیا۔ یہ اس زمانے کا ہارن تھا جس کے منہ پر ربڑ کی گیند سی لگی ہوتی تھی، اسے دبانے سے ہارن بولتا تھا۔ یہ امرتسر پولیس ہیڈ کوارٹر کی گاڑی ہو سکتی تھی یا میرے کان بج رہے تھے۔ ہارن بار بار سنائی دیا، پھر گاڑیوں کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ ہجوم میں یہ شور اٹھا، پولیس آ گئی، پولیس آ گئی۔ میرے دل کی دھڑکنیں ٹھکانے پر آ گئیں۔ یہ ہیڈ کانسٹیبل محمد امین کا کمال تھا کہ وہ SDO کے دفتر تک پہنچ گیا تھا، اور یہ انگریزوں کے انتظامات کا کمال تھا کہ SDO نے ٹیلی گرافک اطلاع دی اور امرتسر سے 3 گاڑیوں میں مسلح پولیس کی بہت سی نفری آ گئی، جس کے ساتھ DSP سید نور حسین شاہ تھے اور اس کے ساتھ ایک مجسٹریٹ بھی تھا۔ سکھوں کا ہجوم اتنی زیادہ پولیس کو دیکھ کر ایسا منتشر ہوا جیسے وہاں کوئی تھا ہی نہیں۔ مجسٹریٹ نے وہیں انکوائری شروع کر دی۔ سید نور حسین شاہ نے مجھے خراج تحسین پیش کیا۔ شام سے ذرا پہلے انکوائری ختم ہوئی۔ اتم سنگھ کی لاش امرتسر لے جائی گئی۔ ایک انگریز سول سرجن کرنل ڈارگن نے پوسٹ مارٹم کیا۔ میرے ریوالور کی گولی لاش کے دل سے برآمد ہوئی۔ اگر میری گولی اتم سنگھ کے دل میں نہ لگتی تو وہ مجھے برچھی سے قتل کر دیتا۔ اس کے فوراً بعد ایک روز منگل سنگھ اپنی بیوی کو ساتھ لیے جھنڈیالہ گرو گھر پہ آیا۔ وہ بہت خوش تھا، اس کا دشمن مارا گیا تھا۔ میں نے اس کی بیوی کو دیکھا۔
वो वाकई नौजवान थी और बहुत ही खूबसूरत। मंगल सिंह की उम्र उस लड़की से 2.5 गुना ज़्यादा थी, लेकिन ये मालूम करके मुझे इत्मीनान हुआ और हैरत भी कि ये लड़की पाक दामन थी और अपने बूढ़े खामिद के साथ हर लिहाज से खुश थी। गांव के लोगों ने भी तस्दीक की थी। उसने बताया कि उत्तम सिंह उसे बहुत परेशान किया करता था, रास्ते में रोक लेता, तोहफे और रुपए पेश करता, लालच और धमकियां भी देता था कि वो इसे अगवा कर लेगा या कत्ल कर देगा। मंगल सिंह को बीवी ने कई बार बताया था, लेकिन वो उत्तम सिंह से डरता था। उसने उत्तम सिंह से इस तरह इंतकाम लिया कि उसे मेरे हाथों मरवा दिया। मियाँ बीवी मेरा शुक्रिया अदा करने आए थे। सिख हलवे को मुतबर्रिक तोहफा समझते हैं। हलवे को वो कड़ा प्रसाद कहते हैं। उसकी बीवी हमारे लिए कड़ा प्रसाद लाई थी। हम सिखों के हाथ का पका हुआ नहीं खा सकते थे, ताहम हलवा रख लिया। लेकिन ये लड़की मेरी बीवी से जिद करने लगी कि इसके सामने हलवा खाया जाए। हमारे लिए खासी मुश्किल पैदा हो गई, जो मेरी बीवी ने हलवा उसके सामने खाए बगैर हल कर ली। उत्तम सिंह मारा गया और उसका दोस्त डकैत गिरफ्तार हो गया। लेकिन ये ड्रामा यहाँ अभी ख़त्म नहीं हुआ। सिखों ने और हिंदुओं ने भी इसे सियासी और फिरका वाराना मसला बना डाला। मैं जो उत्तम सिंह को मारने वाला था मुसलमान था, और पुलिस की जमीयत तरसका ले जाकर मुझे वहाँ से निकालने वाला सैयद नूर हुसैन शाह भी मुसलमान था। अखबारों में भी हमारे खिलाफ वावेला बपा किया गया। कहा गया कि मुसलमान पुलिस अफसरों ने कांग्रेस के कारकुनों को तशद्दुद का निशाना बनाया है। हम दोनों सैयद थे, इसलिए इस इलाके में मेरा नाम कातिल शाह धर दिया गया और नूर हुसैन शाह को बर्छी शाह कहने लगे। अंग्रेजी हुकूमत पर इस प्रोपेगंडे का कुछ असर न हुआ। कानून ने अपना काम पूरा किया। मुझे बालाई अफसरों ने झंडियाला थाने से किसी और थाने में भेजने का फैसला कर लिया, क्योंकि सिख मेरे इस कदर खिलाफ हो गए थे कि मेरे कत्ल का खतरा पैदा हो गया था। मुझे पता चला तो मैंने तबादला रुकवा लिया। मुझे उम्मीद थी कि मैं दुश्मनी को दोस्ती में बदलने में कामयाब हो जाऊंगा। वहाँ के लोगों को थाने से काम तो पड़ता ही था। लड़ाई झगड़े और खून खराबे होते थे, कत्ल होते, अगवा की वारदातें होती, नकबजनी और चोरी चकारी होती रहती थी। इन लोगों का सबसे बड़ा मसला मवेशियों की चोरी का था। ये लोग मेरे पास इस तवक्को पर रिपोर्टें लेके आते थे कि मैं तवज्जो नहीं दूंगा, क्योंकि प्रोपेगंडे के मुताबिक मैं बहुत बुरा आदमी और कातिल शाह था। मगर मेरे सलूक से इनकी राय बदल जाती थी। मैं ना खुद रिश्वत लेता, नाम लेके किसी आदमी को लेने देता था। हर वारदात की तफ्तीश मैं खुद करता और माल बरामद करा देता था। मुलजिमों को तशद्दुद से इकबाली कराने का मैं कायल ही नहीं था। 1-2 महीनों में लोगों की राय बदल गई। हद ये कि मैं जब झंडियाला से तबादले पर जाने लगा तो इसी तरसका गांव में, जहां के सिख मेरे खून के प्यासे हो गए थे, मुझे इन्हीं सिखों ने अलविदाई पार्टी दी और दिली प्यार और एहतराम से रुखसत किया। उत्तम सिंह की कहानी तो यूं ख़त्म हो जाती है। मुझे अंग्रेज़ के दौर के इंतज़ामात और फ़र्ज़ की लगन बहुत याद आती है। एक वाक़या सुनाता हूँ, इससे आप पर वाज़ेह हो जाएगा कि जुराइम के इंसदाद के लिए अंग्रेज़ क्या किया करते थे। पुलिस के अंग्रेज़ अफसर एसपी और डीएसपी वक्तन फ़वक्तन थानों का दौरा करते रहते थे। जिस थाने में जाते वहाँ की क्राइम बुक और एफआईआर का रिकॉर्ड देखते, ज़ेरे तफ्तीश केसों का मुआयना करते और थाने के इलाके में घूमते फिरते थे। ऐसे दौरों से थानेदार चौकन्ने और खौफज़दा रहते थे। ये अंग्रेज़ अफसर उर्दू बोलते और समझते थे, बाज़ पंजाबी भी बोलते थे। एक बार एक अंग्रेज़ एडिशनल डीएसपी मेरे थाने में आ गया। उसने मेरे इलाके के देहात में घूमने का प्रोग्राम बनाया। घोड़े पर सवार हुआ, मैं भी घोड़े पर सवार हुआ। मेरा ज़रूरी अमला भी और क्राइम बुक भी साथ ले ली गई। मैं जिस घोड़े पर सवार था वो कुछ मुँहज़ोर था। साहब का घोड़ा आगे आगे था, मैं उसके पीछे था। मेरा घोड़ा आगे होने को मुँहज़ोर होता तो मैं उसकी लगाम बड़े ज़ोर से खींचता और इसे साहब से आगे बढ़ने से रोकता। हम एक गांव में से गुजर रहे थे कि एक गली में से गुजरे तो डीएसपी साहब ने अचानक घोड़ा रोक लिया। वहाँ एक मकान का पिछवाड़ा था। साहब ने मुझे कहा कि इस मकान वाले को बुलवाओ। मकान वाला देहाती आया तो साहब ने उससे पूछा कि तुम्हारे मकान में नकब लगी थी? हाँ साहब बहादुर, देहाती ने जवाब दिया। 2 साल हुए नकब लगी थी। बेटी का जहेज बनाया था, वो सब चोरी हो गया था। मुजरिम पकड़ा गया था? साहब ने पूछा।
نہیں صاحب، اس آدمی نے جواب دیا، پولیس نے کسی کو نہیں پکڑا تھا۔ ڈی ایس پی نے مجھے کہا کہ کرائم بک میں اس واردات کا ریکارڈ مجھے دکھاؤ۔ میں نے کرائم بک کھول کر دیکھا۔ 2 سال پہلے اس مکان میں نقب لگنے کی رپورٹ درج تھی اور اس وقت کے تھانے دار نے عدم پتہ لکھ کر تفتیش ختم کر دی تھی۔ یہ کیس CIA کے حوالے کرو۔ صاحب نے حکم دیا، ازسرِ نو تفتیش ہوگی۔ یہاں میں آپ کی دلچسپی کے لیے بتا دوں کہ اس علاقے کے لوگ CIA کو درلی جت کہتے تھے۔ درلی بوٹ کے تلے جیسا چمڑا ہوتا تھا جسے CIA والے پانی میں بھگو کر رکھتے تھے۔ ان کے ہاں پوچھ گچھ اور سوال جواب والی تفتیش کمی ہوتی تھی۔ وہاں 3rd ڈگری کا طریقہ رائج تھا۔ مشتبہ افراد کو الٹا لٹا کر کولوؤں کے نرم مقام پر یہ چمڑا جسے درلی کہتے تھے مارا جاتا تھا۔ اس کی ضرب سہنا آسان نہیں تھا۔ اکثر مشتبہ اقبال جرم کر لیتے تھے، اسی لیے CIA کو درلی جت کہتے تھے۔ اس نقب کی تفتیش اس درلی جتھے کو دے دی گئی۔ مشتبہ افراد کو بلایا گیا اور چند دنوں میں نقب کے مجرموں کا پتہ چل گیا۔ جس کے ہاں نقب لگی تھی اس کے نقصان کی تلافی بھی ہو گئی۔ یاد رہے کہ واردات 2 سال پہلے ہوئی تھی۔ اس انگریز DSP نے جب گھوڑا نقب زدہ مکان کے پچھواڑے روکا تھا تو مکان کی طرف اشارہ کرنے کے باوجود بھی میں اس کے رکنے کی وجہ نہیں سمجھ سکا تھا۔ تمہیں اس مکان کی دیوار پر کچھ نظر نہیں آیا؟ اس نے مجھ سے پوچھا، پھر بولا، اپنے علاقے میں گھومتے پھرتے وقت اپنی آنکھیں اور کان کھلے رکھا کرو۔ تم اس کوشش میں لگے ہوئے ہو کہ تمہارا گھوڑا میرے گھوڑے سے آگے ہو گیا تو میری بے عزتی ہو جائے گی۔ ایسی حرکتیں خوشامد اور ذہنی غلامی کو چھوڑ دو۔ ادھر ادھر دیکھو، اس دیوار کو دیکھو۔ زمین سے ذرا اوپر اس کا لیب تھوڑی سی گول جگہ سے مختلف ہے۔ اس سے شک ہوتا ہے کہ کچھ عرصہ پہلے یہاں سے دیوار توڑی گئی تھی۔ یہ نقب ہو سکتی ہے۔ میں نے اسی شک پر اس مکان والے کو بلایا تھا۔ میرا شک صحیح نکلا اور مجرم پکڑے گئے، نقصان کی تلافی بھی ہوئی اور مجرموں کو سزا بھی ملی۔